हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास पे स्टील स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ रहे थे। उसी को मैं आज आगे पढ़ाऊँगा। और आप लोग ने पिछले क्लास का वीडियो देखा और रिस्पांस अच्छा दिया, तो मैं आगे का क्लास पढ़ा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े एंगल के बारे में, सेक्शन के बारे में और रिविट के बारे में पढ़ाई किए, तो उसी को आगे बता रहा हूँ। रिविट दो चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है, पहला कैप और दूसरा शंक। और जो शंक का डाया होता है उसे ही नॉमिनल डाया ऑफ रिविट कहते हैं। और नॉमिनल डाया ऑफ रिविट जो होते हैं वो 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm का मार्केट में उपलब्ध होता है। और जैसे मैं पिछले क्लास में बताया था कि रिविट माइल्ड स्टील या हाई टेंसाइल स्टील की बनी होती है। और इसके बाद हम जॉइंट्स में दो प्रकार की जॉइंट्स पढ़ेंगे, रिविट जॉइंट्स और वेल्ड जॉइंट्स। जो बोल्ट जॉइंट्स होती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है और हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो जॉइंट्स दो प्रकार की होती है, पहला रिविट जॉइंट्स, दूसरा वेल्ड जॉइंट्स। और वेल्ड जॉइंट्स जो होता है वेल्डिंग के माध्यम से, और रिविट जॉइंट्स जो होता है वो रिविट के माध्यम से। तो रिविट जॉइंट्स दो प्रकार की होती है, लेप जॉइंट्स और बट जॉइंट्स। फिर लेप जॉइंट्स भी दो प्रकार की होती है, सिंगल रो लेप जॉइंट्स, डबल रो लेफ्ट जॉइंट्स। तो जो सिंगल रो लेफ्ट जॉइंट्स का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से होता है, और डबल रो लेफ्ट जॉइंट्स का डायग्राम इस प्रकार से होता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, सिंगल रो लेफ्ट जॉइंट्स में सिंगल रिविट रहेगा और डबल रो लेफ्ट जॉइंट्स में डबल रिविट रहेगा। तो जैसे लेफ्ट जॉइंट्स कैसे जानेंगे कि ये लेफ्ट जॉइंट्स है, तो यदि दो मेंबर एक दूसरे के फेस टू फेस, यदि दो मेंबर एक दूसरे के फेस टू फेस ओवरलैप होकर जुड़े रहते हैं, जैसे कि ये दो मेंबर हैं और ये दो मेंबर को हम लोग फेस टू फेस ओवरलैप करके इस प्रकार से जोड़ेंगे और इसमें बीच में एक रिविट इंटर करेंगे, यानी कि यहाँ से हम एक रिविट इंटर करेंगे, तो यह जो जॉइंट्स होगा ये लेफ्ट जॉइंट्स कहलाती है। और बट जॉइंट्स में क्या होता है कि ये इस फेस टू फेस जुड़ेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं रहेंगे। और बट जॉइंट्स में हम कवर का प्रयोग करते हैं, उसको मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूँ। तो सिंगल रो लेफ्ट जॉइंट्स और डबल रो लेफ्ट जॉइंट्स में फ़र्क इतना ही है कि सिंगल रो में हम सिंगल रिविट रहेगा, डबल रो में डबल रिविट रहेगा, ट्रिपल रो में ट्रिपल रिविट रहेंगे। इसी प्रकार जितने रिविट रहेंगे उतने रो वो कहलाएगा। बट जॉइंट्स सिंगल कवर बट जॉइंट्स, डबल कवर बट जॉइंट्स। सिंगल कवर बट जॉइंट्स का फिगर इस प्रकार से रहेगा, डबल कवर बट जॉइंट्स का फिगर इस प्रकार रहेगा। यानी कि एक कवर प्लेट है, अपना कवर प्लेट, ये अपना मेन प्लेट है। इसी प्रकार इसमें ये दोनों कवर प्लेट है, ये अपना मेन प्लेट है। तो इसमें सिंगल कवर रहता है इसलिए इसका नाम सिंगल कवर बट जॉइंट्स है, इसमें डबल कवर रहता है इसलिए इसका डबल कवर बट जॉइंट्स रहता है। यानी कि हम जब ये बट जॉइंट्स को इस प्रकार से और इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा दिए तो ये सिंगल कवर बट जॉइंट्स हुआ। और अगर इसके नीचे भी इस प्रकार से इसके नीचे भी अगर कवर प्लेट लगा देंगे और ऊपर भी लगा देंगे तो ये डबल कवर बट जॉइंट्स हो जाएगा। तो कवर प्लेट जो है
उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, तो कवर प्लेट की थिकनेस मेन प्लेट की थिकनेस से ज़्यादा होना चाहिए, यानी इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस से ज़्यादा होना चाहिए। और अपना जो होता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, मतलब ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट जो होता है वो नॉमिनल डाया से 1.5 mm टू 2 mm तक वेरी करता है। तो एक किस कंडीशन में 1.5 mm लेंगे और किस कंडीशन में 2 mm लेंगे, तो जब हमारी डाया ऑफ रिवेट का जो रहेगा वो 25 mm तक रहेगा, अप टू 25 mm तक। तो ग्रॉस डाया जब हम निकालना रहेगा तो हम नॉमिनल डाया में 1.5 mm जोड़ देंगे, और जब एबव 25 mm रहेगा तो ग्रॉस डाया जब निकालना रहेगा तो नॉमिनल डाया में हम 2 mm जोड़ देंगे। तो जो ग्रॉस डाया है वो क्या है, जैसे किसी प्लेट में हम जब रिवेट करने के लिए जब होल करेंगे तो उस कंडीशन में उस प्लेट में जो होल रहेगा वो रिवेट से कितना बड़ा रहेगा, उस चीज़ को ही ग्रॉस डाया बोलते हैं। ग्रॉस डाया का रिवेट को डालने के लिए प्लेट में जो होल की जाती है उसे ही ग्रॉस डाया कहते हैं। ग्रॉस डाया हमेशा नॉमिनल डाया से ज़्यादा होता है या बड़ी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। आप इसे नोट करते रहिएगा। ये एक प्लेट है और प्लेट में ये होल है, और इसमें हमको क्या क्या आता है, प्लेट में इन डिस्टेंस जो रिवेट का होल जो रहता है उसके सेंटर से आखिरी प्लेट तक इन डिस्टेंस कहलाती है, और दो रिवेट होल के सेंटर से सेंटर तक की दूरी को पिंच बोलते हैं, और इसको एज बोलते हैं। यहाँ से ये गेज है अपना, और ये स्टगड पिंच है। तो आप लोग नोट करिएगा कि पिंच किसको बोलते हैं। तो पिंच इन चैन रिवेटिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज पिंच। यानी फोर्स के डायरेक्शन में जो पैरेलल होता है टू एडजेसेंट रिवेट उसके डिस्टेंस को पिंच कहते हैं। स्टगड पिंच कौन सी कहलाती है, तो स्टगड पिंच का लिखेगा, आप लोग नोट करिएगा। इन जिगजैग रिवेटिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज स्टगड पिंच। स्टगड पिंच अपना कौन सा है, ये वाला है। डायगोनल पिंच इन जिगजैग रिवेटिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर्ड इन डायगोनल डायरेक्शन is known as a diagonal pinch. Gauge distance is defined as center to center distance between two adjacent rivet measured perpendicular to the direction of force. Gauge distance अपना ये है, यानी इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो अपना गेज कहलाता है। एज डिस्टेंस It is the distance from edge of the member to center of the first rivet from the edge। यानी कि फर्स्ट रिवेट, ये फर्स्ट रिवेट है, इसका सेंटर से एज तक को, सॉरी ये अपना यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इधर से मान लीजिए आप लोग फर्स्ट रिवेट ए है, तो इसके सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी है वो एज डिस्टेंस कहलाता है। इंड डिस्टेंस इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इंड ऑफ द मेंबर टू द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिवेट फ्रॉम द इंड। यानी कि ये मेंबर है या प्लेट है, इसका इंड यहाँ तक है और इसका रिवेट का फर्स्ट रिवेट का सेंटर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो कहेंगे
वह इंड डिस्टेंस कहेंगे उसको। और मैक्सिमम पिच कंप्रेशन के केस में 12T और 200 mm होता है, और टेंशन के केस में 16T और 200 mm होता है, जिसमें से कि जो मिनिमम वैल्यू आएगा अपना 12T और 200 mm में, उससे मिनिमम को लेंगे, और टेंशन के केस में 16T और 200 mm में जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसे लेंगे। और T है थिकनेस ऑफ प्लेट। टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जब हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये अपना यहाँ से फार्मूला चालू होता है, तो आप लोग को इसको याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं और फार्मूला क्या क्या है। तो टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जब ज्ञात करना होगा तो हम 1 पिच के लिए कंसाइडर करेंगे पहले उसको, उसके बाद पहला निकालेंगे टेयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ, जिसको PT बोलते हैं शॉर्टकट में। PT इज इक्वल टू होता है P माइनस D कोष्टक बंद इंटू में T इंटू में सिग्मा T। तो P अपना है पिच, D है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, और T है थिकनेस ऑफ प्लेट, और सिग्मा T है टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा नंबर का अपना फार्मूला है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जिसे PS से शो किया जाता है शॉर्ट फॉर्म। PS इज इक्वल टू π/4 इंटू में D स्क्वायर इंटू में सिग्मा S। ये होता है अपना सिंगल रिवेट लेफ्ट जॉइंट के लिए। और जब डबल रिवेट लेफ्ट जॉइंट रहेगा तो PS इज इक्वल टू 2 इंटू में π/4 इंटू में D स्क्वायर इंटू में सिग्मा S। या जब ट्रिपल रहेगा तो यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा, या 4 रहेगा तो यहाँ 2 की जगह 4 हो जाएगा, जिसमें D को ग्रॉस ऑफ डाया ऑफ रिवेट लेंगे और सिग्मा S शेयरिंग स्ट्रेंथ लेंगे। और तीसरा फार्मूला अपना आता है बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PB बोला जाता है। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपको हर बुक में अलग अलग मिलेगा, आपको बस अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वो शॉर्ट फॉर्म को आपको याद करना है। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, उसके लिए PB इज इक्वल टू NP इंटू में D इंटू में T इंटू में सिग्मा B। तो NP जो है वो अपना है नंबर ऑफ पिच, जिसे हम 1 कंसाइडर करेंगे, नंबर ऑफ पिच के जगह हम 1 लिखेंगे, और D है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, और सिग्मा B है बेयरिंग स्ट्रेस, सिग्मा B बेयरिंग स्ट्रेस है, और T थिकनेस ऑफ प्लेट है। एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला होता है लिस्ट वैल्यू ऑफ PT PB PS विच एवर इज लेस अपान में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू में 100। तो PT PB PS अपना जो है वो टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का शॉर्ट फॉर्म PT PB PS है, जिसका फार्मूला हमने पीछे आपको 3 ठो बताया है। वो तीनों फार्मूला में से जो सबसे कम वैल्यू आएगा उसका वैल्यू को लिखना है, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का फार्मूला पर पिच के लिए होता है P इंटू में T इंटू में सिग्मा T। तो P जो है पिच है, T जो है थिकनेस है, और सिग्मा T है टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस फार्मूला से जब हम अपना शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाल लेंगे, और PT PB PS से जब हम उधर जो पहले बताया उसमें से निकालेंगे, उसमें से जो लिस्ट जो सबसे कम वैल्यू रहेगा उसको, और इसको जब दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू करेंगे तो अपना इफिशिएंसी निकल जाएगा। और जो सिग्मा S, सिग्मा B और सिग्मा T का वैल्यू जो है वो ये 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर यह क्वेश्चन पे नहीं दिया रहेगा इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को हमको याद करना है और इसी वैल्यू को लेना है, क्योंकि ये IS कोड के अनुसार वैल्यू है। और अगर क्वेश्चन पे दिया रहेगा इस वैल्यू को तो हमें इस वैल्यू को नहीं लेना है, जो क्वेश्चन पे दिया रहेगा उसी को लेना है। एक एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ ग्रॉस डाया वाला, जो कि जैसे कि हमको
नॉमिनल डाया दिया रहेगा, नॉमिनल डाया दिया रहेगा मान लीजिए 16 mm का, तो हम इसका ग्रॉस डाया निकालेंगे। ग्रॉस डाया तो 16 mm का दिया रहेगा। मैं बताया था कि आप लोग को कि 1.5 mm से 2 mm तक वेरी करता है ग्रॉस डाया निकालने का जो वैल्यू रहता है। तो जब 25 mm से कम रहेगा तो हम 1.5 लेंगे, तो 1.5 mm प्लस में 16 mm, तो अपना ग्रॉस डाया निकल के आ जाएगा 17.5 mm। और जब 25 mm से ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए नॉमिनल डाया यहाँ पे 16 के जगह पे मान लीजिए कितना आ जाता, अपना आ जाता 26। तो जब 26 आ जाता 26 mm, तो वहाँ पे हम ग्रॉस डाया के जगह पे ग्रॉस डाया निकालना होगा, तो हम वहाँ पे निकालेंगे 2 mm प्लस में 26 mm इक्वल टू में 28 mm। यानी जहाँ पे हमने D इक्वल टू में ग्रॉस डाया ऑफ रिविट लिखा है फार्मूला पे, वहाँ पे हमें इस प्रकार से निकाल के वहाँ पे लिखना होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में डाया दिया है कि मान लीजिए 12 mm डाया दिया हुआ है तो आप 12 mm ही पुट कर दिए, उसको पहले आपको निकालना पड़ेगा उसका ग्रॉस डाया, उसके बाद उसको पुट करेंगे कि हाँ कितना आ रहा है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन पे ये भी ध्यान देना है कि आपको ग्रॉस डाया दिया है कि नॉमिनल डाया दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आप लोग का इंट्रोडक्शन का जो मेन पार्ट थी वो इतना ही है, फार्मूला पार्ट्स। इसके बाद आप न्यूमेरिकल बनाइएगा और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। पिछला वीडियो और इस वीडियो मिला के अगर दोनों वीडियो को आप लोग पढ़ लिए तो आपका 10% सिलेबस स्टील स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को मेरे को फीडबैक दीजिएगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके और कमेंट्स करके। थैंक यू।